गरीब बहन भाई की मैंगो जूस सफलता। रेलवे स्टेशन से एक गरीब भाई बहन उतरते हैं और वहां से चलते हुए गांव की तरफ जाने लगते हैं। भैया भैया, और कितनी देर तक चलना होगा? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तभी नुपुर को एक किनारे पर हैंडपंप नजर आता है। वो हैंडपंप चलाकर अपनी बहन राधिका को किसी तरह पानी पिलाता है और दोनों फिर से चलने लगते हैं। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे जाकर उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। भैया, हमने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो हम आम बेचकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। बहना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। वो तुम्हारा पेट किसी न किसी तरह से पाल ही लेगा। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। नुपुर ऐसा कहकर अपनी गोदी में राधिका को लिटा लेता है और उसका सर थपथपाने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आम की बैलगाड़ी लेकर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो बैलगाड़ी से नीचे गिर जाता है। नुपुर ये देखते ही फौरन अपनी बहन को पेड़ की छांव में छोड़कर उस आदमी को बचाने के लिए जाता है। अरे अरे, क्या हुआ आपको? अब उठिए ना। ये क्या हो गया? अचानक से चक्कर कैसे आ गया आपको? नुपुर के उठाने पर वो आदमी उठ जाता है, जिसके बाद नुपुर उसे पानी पिलाता है। बेटा, तुम्हारा भला हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने एक गरीब की जान बचाई है। वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी भी इस गांव में नहीं देखा। तुम कहां से आए हो और कौन हो तुम? नुपुर अपने बारे में बताता है, जिसे सुनकर महेश को बुरा लगता है। भगवान कभी भी किसी को अपने पास बुला लेता है। अगर उन्होंने तुम्हारे माता पिता को अपने पास बुलाया है तो उनके लिए उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो। इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन मैं हूं। तुमने मेरी मदद की है, इसी के चलते मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, तुम अपनी बहन के साथ मेरे घर चलो। महेश अपनी आम की बैलगाड़ी के अंदर उन दोनों भाई बहन को बिठा लेता है और अपने घर ले आता है। महेश का एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके आम बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो बेटा। महेश उन दोनों भाई बहन को पेट भरकर खाना खिलाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है। कुछ साल पहले ही मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। तब से मैं इस घर में अकेला रह रहा हूँ। लेकिन अब तुम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम दोनों मुझसे कह सकते हो। महेश की पत्नी बहुत पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके चलते वो नुपुर और राधिका को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। लेकिन उम्र के साथ महेश बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसी के चलते वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगा था। नुपुर बेटा, मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर से ये प्राण कब निकल जाएं। इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। सुनो बेटा। आप कैसी बात कर रहे हो? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तो आपको हमारे साथ और भी जीना है। तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि बड़े लोगों जैसी है। और मैं जानता हूँ कि तुम आगे चलकर अपनी बहन राधिका का अच्छे से ख्याल भी रखोगे और उसे अच्छी शिक्षा भी दोगे। इसीलिए जाने से पहले मैंने अपने आम के बगीचे तुम्हारे नाम कर दिए हैं। इतना कहते ही महेश भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद बेचारे नुपुर को अकेले ही आम के बगीचे से आम इकट्ठे करके बैलगाड़ी में रखने पड़ते हैं और उन्हें गांव में बेचने के लिए जाना पड़ता है। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव के सभी लोग उसके ताजा ताजा आम खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते गांव के मुखिया के आम बिकना बंद हो जाते हैं। अरे, मेरे होते हुए इस गांव में वो 2 कौड़ी का बच्चा आम बेच रहा है? मर जानिया, तुम्हें क्या लगता है ये चवन्नी अठन्नी से मेरा घर चल जाएगा? अब जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना है, समझ रहे हो? मुखिया अपने दोनों आदमियों को आम के दाम गिराने के लिए कह देता है, जिसके चलते गांव के सभी लोग मुखिया के आदमियों से ही आम खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बेचारे नुपुर का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और उसके आम कोई नहीं खरीदता। देखते ही देखते उसके बगीचे के आम भी सड़ने लगते हैं। भैया भैया, भूख लगी है। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। नुपुर बगीचे से 2-3 ताजा आम निकालकर अपनी बहन को खिला देता है और कहता है, चिंता मत करो मेरी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नुपुर बैलगाड़ी के अंदर आम रख उसे चलाते हुए शहर ले जाता है। एक बैलगाड़ी को गांव से शहर ले जाने में बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन इतनी थकावट के बाद भी वो शहर में ताजी ताजी आम बेचना शुरू कर देता है, जिसके चलते कुछ लोग आम खरीद लेते हैं और कुछ लोग उससे कहकर जाते हैं, अरे बेटा, क्या तुम आजकल आम बेच रहे हो? शहर में आजकल आम कोई नहीं खरीदता है। मैं तो कहता हूँ कि कोनो अच्छी सी आम की जूस की दुकान ही खोल लो, फिर देखना तुम्हारी दुकान में कितने लोगों की भीड़ लगी होगी। प्रमोद की बात सुनकर नुपुर अपने मन ही मन में जूस के दुकान के बारे में सोचने लगता है। जूस के दुकान का तो ठीक है, लेकिन उसकी मशीन कैसे लेकर आऊंगा और
वो तो काफी महंगी भी होगी। अगर तुम सच में जूस की दुकान खोलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पास में एक दुकान है जहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर कोई भी सामान मिलता है। कोई भी मशीन वहां से उठा सकते हो तुम वहां से इंस्टॉलमेंट पर जूस की मशीन ले लेना और उसके बाद उसके अंदर से जूस निकाल कर बेचना। तुम्हारा आम से ज्यादा मुनाफा मैंगो जूस में होगा। ये सुनते ही नूपुर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो आदमी के साथ उस दुकान पर पहुंच जाता है और इंस्टॉलमेंट पर जूस की मशीन उठा लेता है। अगले दिन वो आम और जूस की मशीन लेकर शहर पहुंच जाता है, जहां पर वो मैंगो जूस का गिलास 50 रुपए में बेचता है। शहर के लोगों को मैंगो जूस बहुत पसंद आता है, जिसके चलते नूपुर के मैंगो जूस की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मेरी मैंगो जूस की सफलता देखो। आज मैंने पहली बार इतना पैसा कमाया है जितना मैं पूरे हफ्ते में कमाता हूँ। आज तो मैं अपनी बहन के लिए एक प्यारी सी फ्रॉक लेकर जाऊंगा घर। नूपुर अपनी बहन के लिए एक प्यारी सी फ्रॉक लेकर जाता है और उस दिन वो दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और वो दोनों अब बड़े हो जाते हैं और जूस का काम करते करते नूपुर खुद के लिए घर ले लेता है और अपनी बहन को अच्छी शिक्षा देता है। वहीं राधिका भी पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बन जाती है। अरे मेरी प्यारी कलेक्टर बहना आओ आओ मैंगो जूस पियो। अपने भाई की दुकान से मैंगो जूस पीकर राधिका अपने भाई से कहती है, भैया, मैंगो जूस की सफलता के कारण आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आप आज भी मैंगो जूस बेचना बंद नहीं कर रहे हो। अब तो आपकी बहन कलेक्टर बन गई है। अब तो ये काम बंद कर दो और शादी करके अपना घर बसा लो। इंसान को कभी भी अपनी औकात और लेवल नहीं भूलना चाहिए बहन। इस मैंगो जूस की सफलता के चलते ही तो आज तुम इतनी बड़ी कलेक्टर बनी हो और तुम मुझे इसी काम को छोड़ने के लिए कहती हो। हाँ? अरे मैं अपना काम छोड़कर अपनी बहन पर बोझ थोड़ी बनूंगा। हाँ? ऐसे तो दुनिया वाले मुझ पर थू करेंगे। नूपुर की बात सुनकर राधिका उसे कुछ नहीं कहती। कुछ ही दिनों में नूपुर अपनी बहन की अच्छे घर में शादी करवा देता है और खुद भी शादी करके मैंगो जूस की दुकान चलाता रहता है। अपनी सफलता के चलते वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगता है। रेखा अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ एक आलीशान मकान में रहती थी। अमीर होने की वजह से रेखा बहुत ज्यादा घमंडी थी। वो अपने इकलौते बेटे के लिए अमीर और बहुत सुंदर लड़की लाना चाहती थी। रोहित, ये देख, तेरे लिए कुछ लड़कियों के रिश्ते आए थे। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अब करेगा तू शादी? अगर ज्यादा लेट करेगा तो अच्छी और सुंदर लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मुझे सुंदर शक्ल वाली से नहीं, सुंदर दिल वाली से शादी करनी है। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैं 2 दिन के बाद दिल्ली जा रहा हूँ अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। क्या? और ये तू अब बता रहा है? तुझे जाना है तो तू शादी कर और फिर जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। माया, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे करियर का सवाल है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप यही चाहती हो ना कि मैं शादी कर लूं? तो ठीक है, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊंगा तो आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? रोहित के शादी का वादा करने पर रेखा उसे दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की परमिशन दे देती है। रोहित कॉलेज में नया होता है तो उसे क्लासरूम के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की से क्लासरूम के बारे में पूछता है। उस लड़की का नाम अंकिता होता है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि रूम नंबर 7 कहाँ है? दरअसल मैं इस कॉलेज में नया हूँ। ये तो मेरी ही क्लास है। इसका मतलब तुम मेरे क्लासमेट हो। चलो, मैं तुम्हें क्लासरूम और पूरा कॉलेज दिखाती हूँ। रोहित को इस नए शहर में एक नई दोस्त मिल जाती है। अब अंकिता और रोहित आधे से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। उनकी दोस्ती कुछ ही समय में प्यार में बदल जाती है। अंकिता, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत टाइम से एक बात कहनी थी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन तुम इतने स्मार्ट एंड हैंडसम हो और मैं इतनी काली। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे सुंदर शक्ल वाली नहीं, सुंदर दिल वाली से शादी करनी है, जो तुम हो। अंकिता रोहित से शादी के लिए हाँ बोल देती है और दोनों ही फौरन मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रोहित अपनी माँ का स्वभाव अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपनी माँ को शादी के बारे में कुछ नहीं बताता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रोहित की पढ़ाई पूरी हो जाती है। आप अपने घर पर हमारी शादी की बात कब बताओगे? कब तक हम अपनी शादी आपकी माँ से छुपाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं घर जाकर माँ से बात करता हूँ। मैं तुम्हें वापस लेने जल्द ही आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर रोहित अपनी माँ के पास जाता है। उधर रेखा ने अपने बेटे की शादी आकांक्षा नाम की लड़की से तय कर दी थी। अरे रोहित बेटा, तू आ गया। देख,
मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर लड़की देखी है। अब तू बस जल्दी से इस लड़की से शादी कर ले। माँ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तूने मुझे वादा किया था और अब तू अपना वादा तोड़ रहा है। हाँ माँ मैंने वादा किया था, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा। रोहित की इतना बोलते ही रेखा बेहोश होने का नाटक करती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? अब मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मैंने इन्हें दवाई दे दी है, आप बस इनका ख्याल रखिएगा। रोहित कहाँ है तू? मैं यही हूँ माँ, आप ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तूने मुझसे वादा किया था कि तू शादी करेगा, लेकिन अब तू अपना वादा तोड़ रहा है। तुझे अपनी माँ की कसम है, तू शादी कर ले। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ के कसम देने पर रोहित बहुत मजबूर हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों में ही रोहित की शादी आकांक्षा से हो जाती है। रोहित अपनी पत्नी अंकिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो आकांक्षा के बिल्कुल भी करीब नहीं आता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकिता का कॉल आता है। आप तो अपनी माँ से हमारी शादी की बात करने वाले थे ना? आपने की बात? अभी नहीं, मौका ही नहीं मिला अभी। देखिए, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। अंकिता की तबीयत ठीक ना होने का सुनकर रोहित जल्दी से दिल्ली जाकर अपनी पत्नी को घर ले आता है। अरे रोहित, ये कल्लो माई कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ के रखा है? माँ ये तुम्हारी बहू है, मैंने अंकिता से पहले ही शादी कर ली थी और मैं यही बताने आपके पास आया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी जबरदस्ती आकांक्षा से करा दी। ये तू क्या बोल रहा है? ये कलमुही मेरी बहू नहीं हो सकती। तुम्हें इस लड़की में पसंद क्या आया? इसकी शक्ल देखी है, जले हुए कोयले से भी ज्यादा काली है। आप दोनों बस करो प्लीज। अंकिता मेरी पत्नी है और वो इसी घर में रहेगी। अब रोहित अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता है। आकांक्षा रंग रूप में बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से वो अंकिता को हमेशा परेशान किया करती थी। ये ले मेरे कपड़े, इसे धो दियो। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे कपड़े धोऊं? शक्ल तो तेरी नौकरों वाली ही है। बस बहुत हो गया। अगर मेरी शक्ल काली है तो क्या हुआ? कभी खुद के बालों को देखा है? चूहे की पूंछ भी इससे लंबी होती है। इस बात पर आकांक्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कैंची लेकर अंकिता के बाल काटने की कोशिश करती है। छोड़ मुझे, छोड़। अंकिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहित आ जाता है। ये क्या हो रहा है? आकांक्षा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अंकिता के बालों को काटने की? ये कल्लो माई अपने इसी लंबे काले बालों पर इतराती है ना, तो आज मैं इसके इन बालों को ही काट देती हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ मेरे बालों को। बस बहुत हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अगर आइंदा से मेरी अंकिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकांक्षा को अपनी इस बेइज्जती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अंकिता से बदला लेने की सोचती है। वो रेखा के कमरे के बाहर तेल गिरा देती है, जिस पर रेखा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हे माँ, मैं तो मर गई। ये तेल यहाँ किसने गिराया? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? यहाँ तेल किसने गिराया? मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ क्या हुआ आपको? अब आप यहाँ कैसे गिर गई? माँ जी, ये तेल अंकिता ने गिराया है। इसे मैंने खुद देखा था। नहीं माँ जी, मैंने तेल नहीं गिराया। मुझे तो लगा था सिर्फ तेरी शक्ल ही काली है, तेरी तो सीरत भी काली है। माँ मुझे अंकिता पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अभी पता चल जाए कि ये तेल किसने गिराया है। मैंने यहाँ पर हिडन कैमरा छुपाया था, उसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। रोहित कैमरा की फुटेज सबको दिखाता है, जिसमें सबको पता चल जाता है कि तेल अंकिता ने नहीं बल्कि आकांक्षा ने गिराया था। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। निकल जा मेरे घर से। ठीक है, जा रही हूँ मैं। मुझे भी इसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मेरे डैडी मेरे लिए इससे अच्छा लड़का लेकर आएंगे। मुझे माफ कर दो अंकिता बहू, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही नहीं था। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अंकिता अपनी सास को माफ कर देती है और वो सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।